आइए आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार को समझते हैं। हिमालय, मेरे साथ आपने 4 वीडियो में हिमालय का अध्ययन किया। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार को समझते हैं। मैं प्रायद्वीपीय भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? प्रायद्वीपीय मतलब महाद्वीप का वो वाला हिस्सा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ऐसे क्षेत्र को हम महाद्वीप या भूभाग के ऐसे क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो पठारी है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत पूरी तरह से पठारी है, अर्थात पर्वत की तरह ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं है इसमें, लेकिन चट्टान का उठा हुआ भूभाग है। ये जो पठारी भारत आप देख रहे हैं, आप इसमें हरी हरी धाराओं वाले क्षेत्र को देख रहे हैं। हरी धाराएं हैं, हरे कलर की मैंने लाइन खींच रखी है हरे हरे कलर से। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा हिस्सा, अगर उसको आप अलग से देखना चाहें तो ये मैंने त्रिभुज बनाया है। ये पूरा हिस्सा क्या है? ये पूरा भूखंड उठा हुआ है, चट्टानी क्षेत्र है, उठा हुआ भूखंड है। इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं है। आप समझ लीजिए कि जहाँ हिमालय के ज्यादातर शिखर 6000 मीटर से ऊंचे हैं, अर्थात 6 किलोमीटर से भी ऊंचे हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, अब बस अभी आप समझते रहिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको समझने में। तो ये 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, जहाँ इसकी ऊंचाई ज्यादातर शिखर 6000 मीटर से ऊंचे हैं हिमालय के, वहीं प्रायद्वीपीय भारत का पठार औसतन 600 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ ऊंचे ऊंचे शिखर तो नहीं है, लेकिन हाँ है ये पठार, ऊपर से समतल है। हम हरी धारा वाले जो क्षेत्र हमने दिखाए हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो कि हमने अलग से यहाँ पे बना के दिखा दिया है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आइए हम अब मानचित्र को दिखाते हैं कि हमने बनाया क्या है। तो ये पूरा हरे कलर का जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। पठार में हरे कलर के गाढ़े धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पठार के अंदर उठे हुए पठार हैं, यानी पठार में और ऊंचे पठार। पठार के जो ऊंचे हिस्से हैं और ऊपर से समतल, ये पठार के अंदर ऊंचे पठार हैं, जैसे मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार। पठार में भी कुछ उठे हुए भाग होते हैं, उसका नाम अलग से रख दिया गया है, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार। जो लाल कलर की रेखाएं आप देख रहे हैं, ये पठार में कहीं कहीं पहाड़ियां हैं। पठार के अंतर्गत कहीं कहीं पहाड़ियां हैं, दूर तक विस्तृत उठे हुए भूभाग हैं। ये सकरे उठे हुए भूभाग दूर तक विस्तृत, इसे हम पहाड़ियों के रूप में जानते हैं। स्थानीय रूप से इनका अलग अलग नाम है। हम अभी बता रहे हैं कि हमने बनाया क्या क्या है। हमने पूरा पठार बनाया है, पठार के अंदर छोटे पठार बनाए हैं हरे कलर में। लाल रंग के जो है वो है पहाड़ियां, हिमालय की तरह ऊंचे नहीं है, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। नीले कलर की जो रेखाएं हमने दिखाई हैं वो नदियां हैं, ठीक है। ये उत्तर भारत के मैदान में जो नदियां बहती हैं, गंगा और यमुना। गंगा यमुना को इसलिए बनाया क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की कुछ नदियां उत्तर की ओर बहकर गंगा यमुना में मिल जाती हैं। तो नदियों से भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार के विषय में काफी कुछ पता चलता है। देखिए, अगर सिर्फ रटना है कि कौन सा पठार या कौन सा पहाड़ किस राज्य में है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो उसके लिए तो लूसेंट भी पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको प्रायद्वीपीय भारत का पठार समझना है तो मेरे स्टाइल में समझना पड़ेगा, थोड़ा समझ लीजिए। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये वाला हिस्सा, ये मूल रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखे हैं मैंने। प्ले लिस्ट में एक लिस्ट है वैकल्पिक भूगोल की, ऑप्शनल भूगोल की। ऑप्शनल भूगोल में एक अध्याय है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। आप वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप भारत के भूगोल के बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एक बार देखना चाहिए, मेरे ख्याल से, ठीक है। उसकी मोटी मोटी बातें हम बता रहे हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड है पठार, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमने इससे पहले भी बताया था कि प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था, यानी अभी जो 7 महाद्वीप हैं ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उसको हम पैंजिया नाम देते थे, एक विशाल महाद्वीप। पैंजिया का विखंडन हो गया।
आधा भाग उत्तर में बह गया और आधा भाग दक्षिण में बह गया। जो दक्षिण वाला भाग था उसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे, और पैंजिया का जो उत्तरी भाग था उसे हम अंगारा लैंड कहते थे। गोंडवाना लैंड में जो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन महाद्वीप हैं? दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले एक साथ थे, उसे हम कहते थे गोंडवाना लैंड, यानी पैंजिया का आधा हिस्सा, पैंजिया का नीचे वाला आधा वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था। बाद में गोंडवाना लैंड भी टूट गया, तो क्या क्या महाद्वीप बने? दक्षिण अमेरिका बना, अफ्रीका बना, भारत बना और ऑस्ट्रेलिया बना। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो आप देख रहे हैं, वास्तव में ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और बहुत पहले ये अफ्रीका से सटा हुआ था। ये वाला हिस्सा भारत का जो आप देख रहे हैं, प्राचीन और मूल भारत यही है। ये गोंडवाना लैंड यानी अफ्रीका से सटा हुआ था, बाद में अफ्रीका से टूटकर इसका प्रवाह इस दिशा में हुआ, यानी उत्तर पूर्व में। ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, तो बीच वाला दिशा क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व में भारत का प्रवाह हुआ। ठीक है, अभी आप कितना समझे मेरे साथ? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और हिमालय से भी बहुत प्राचीन है। ये हिमालय तो बहुत बाद में बना, उत्तर में। हिमालय इसी के चलते बना, इसका उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह हुआ तो दबाव के चलते चट्टानें गलित हो गई और हिमालय का निर्माण हुआ। अब हम दिखाएं हिमालय प्रायद्वीपीय भारत का जो उच्चावच है, ऊंचाई एक साथ दिखाते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार आप देख रहे हैं, ऊपर से समतल है, मेज की तरह उठा हुआ है। आप इधर दक्षिण मान लेते हैं, साउथ, और इधर हम मान लेते हैं नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उस हिसाब से कल्पना करिए, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये देखिए मेज की तरह उठा हुआ, फिर बीच में तेथिस सागर का बचा हुआ भाग, उसके बाद हिमालय की शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय। भारत का जो उच्चावच है वो इसी तरह से कुछ है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, फिर तेथिस सागर का बचा हुआ भाग, फिर शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय। ईमानदारी से बताइएगा, क्या इतना समझ में आया जो मैंने बताया? ठीक है, तो सवाल है कि तेथिस सागर का बचा हुआ भाग, आप कहेंगे कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, बीच में तो मैदान है। बीच वाला भाग भाई पंजाब से लेके बिहार तक मैदान है, ये समतल। इसी मैदान में इलाहाबाद है, बनारस है ना, पंजाब में जालंधर लुधियाना है, बिहार में पटना है ना, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली है, इसी मैदान में बसे हुए हैं। तो सवाल है कि यहाँ मैदान कैसे आ गया? बीच में हमने मैदान तो दिखाया नहीं। तो हुआ क्या कि पहाड़, हिमालय से बहुत सारी नदियां अतीत काल में निकलती थी, अभी तो बहुत कम निकलती हैं। अभी मानचित्र में जो नदियां दिखाई देती हैं, अतीत काल में हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती थी और अभी भी निकल रही हैं। नदियां पहाड़ों को काटकर नीचे क्या ले आती हैं? नदियां पहाड़ों को काटकर नीचे बालू और मिट्टी ले आती हैं, और ये काम नदियां सतत रूप से करती हैं, लगातार करती हैं। तो हिमालय से आने वाली नदियों ने, जो सैकड़ों हजारों नदियां जो नीचे आती थीं, वो बालू और मिट्टी लाती थी, ठीक है, और इस क्षेत्र को नदियों ने पाट दिया, यहां तक पाटा, ये पूरा हिस्सा नदियों ने पाट दिया, ठीक है, पाट दिया। तो ये बालू और मिट्टी से भर गया, तेथिस सागर का जो बचा हुआ हिस्सा है बालू और मिट्टी से भर गया। तो ये क्या बन गया? मैदान। इस मैदान में जब आप खुदाई करते हैं, कुएं खोदते हैं, तो नीचे क्या मिलता है? पानी। क्यों? क्योंकि नदी का पानी और बरसात का पानी इस बालू और मिट्टी के सोखते में अंदर चला जाता है। हम इलाहाबाद, बनारस में जो रहते हैं या दिल्ली में, नीचे मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कहाँ से लाई गई है? नदियों द्वारा। तो ये उत्तर भारत का जो मैदान है, ये उत्तर भारत का जो मैदान एक सोखते की तरह है, सोखता, यानी बरसात और नदियों का पानी ये सोख लेता है। तो इसमें जब हम खुदाई करते हैं और गहराई में जाते हैं तो क्या मिलता है? पानी। क्यों? क्योंकि पानी इसमें नीचे भरा हुआ है। यहाँ कहाँ तक भरा रहेगा? यहाँ तक। ऐसा नहीं है कि लगातार नीचे चले जाएंगे आप, एक समय आएगा कि चट्टान मिल जाएगी। यही प्रायद्वीपीय भारत का पठार और हिमालय की चट्टान जब मिल जाएगी तो उसके नीचे खुदाई करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तक चट्टान नहीं मिलता है तब तक हम कुआं नीचे खोद सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी की खुदाई बहुत आसान होती है, लेकिन नीचे चट्टान मिलना तय है। आप देख रहे हैं ना, ये पूरा चट्टानी एरिया है, तो नीचे चट्टान मिलना तय है। तो ये सोखता है, पानी नीचे भर जाता है, यानी एक लेवल तक इसमें पानी रहता है। मान लेते हैं कि ये वाला पूरा लेवल क्या है, ये पूरा लेवल पानी भर गया है ना, बरसात और नदियों का पानी इस लेवल तक भरा हुआ है, इस लेवल तक। जब हम मिट्टी में कुआं खोदते हैं तो पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सोखता है उत्तर भारत का मैदान। अब आप समझ गए कि उत्तर भारत का मैदान में मिट्टी कहाँ से भरी और पानी क्यों मिलता है, ठीक है। आप ये भी समझ गए कि पानी एक लिमिट तक ही मिलेगा, उसके बाद चट्टान आ जाएगा। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर कुएं खोदना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ चट्टान ऊपर तो उठा हुआ है, पूरा पठारी भाग है, मैदान पठारी भाग नहीं है, क्योंकि मैदान में चट्टानें बहुत नीचे हैं। ये देखिए यहाँ पे है चट्टान, ऊपर मिट्टी और बालू है और वो सोखते की तरह है। इतनी कल्पना कर लिए। देखिए भूगोल पूरी तरह से कल्पनाओं पर आधारित विषय है। आप मेरे साथ जितनी अच्छी कल्पना करेंगे उतना अच्छा समझेंगे। मैंने कहा कि पहाड़ियों और पर्वतों और चोटियों को रटने के लिए तो लुसेंट भी पर्याप्त है, फिर मेरे वीडियो की क्या जरूरत है। अगर मेरे साथ पढ़ना है तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसलिए बोर होने की गुंजाइश नहीं है, लगे रहिए, ठीक है। तो सवाल ये है कि उत्तर में तो हिमालय है, बीच में प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, बीच में मैदान है उत्तर भारत का जिसमें गंगा यमुना नदियां बहती हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये वाला हिस्सा। सवाल है कि उत्तर में तो मैदान है, ये तटों पर मैदान कहां से आ गया। ये देखिए जो हरे कलर की धारियां, ये काफी अंदर है, तट तो काले कलर का है, तट देख रहे हैं काले कलर का है, यानी तट के इधर बंगाल की खाड़ी और तट के इधर अरब सागर। हरे कलर की जो रेखाएं हैं वहीं तक है मूल भूखंड। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो हरे कलर की रेखा तक ही है, इतना ही है। इसके बाहर हमने भारत को यहां तक बनाया है, देखिए उसके बाहर हमने भारत को यहां तक बनाया है। सवाल है कि ये वाला हिस्सा क्या है, जो इसके बाहर वाला हिस्सा है, ये क्या है। आइए बताते हैं कि ये क्या है। अब आप साइड से देखिए, ऐसे ये हमने बीच में पठार बनाया, बीच में पठारी इलाका बनाया और साइड में तट बना दिया। यानी पठार के किनारे जो वाले हिस्से हैं ये समतल तट हैं। ये देखिए पठार यहां तक है, ये पठार है, हरा वाला भूभाग देख रहे हैं, ये उठा हुआ भूभाग है। लेकिन हरे वाले भूभाग के बाहर जो सफेद कलर का क्षेत्र है, काले वाले घेरे के अंदर, काले घेरे के अंदर और हरे घेरे के बाहर बीच की जो सफेद पट्टी है, ये वास्तव में तट है। इस तट के बाद क्या शुरू हो जाता है, ये तट फिर अंदर चला जाता है और यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, पानी। ये देखिए जल। इसी तरह ये भी धीरे धीरे अंदर चला जाता है और यहाँ पे क्या है, पानी। यानी इधर अरब सागर का पानी और इधर ये अरब सागर का जल और इधर बंगाल की खाड़ी का जल, है ना। बीच में प्रायद्वीपीय भारत का पठार और दोनों तरफ समतल मैदानी तट। सवाल है कि जब गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ तो क्या तट था उस समय? नहीं। गोंडवाना लैंड से यानी अफ्रीका से जब भारत अलग हुआ था तो केवल हरा वाला क्षेत्र अलग हुआ था, क्योंकि मूल भारत इतना ही है, केवल हरा वाला क्षेत्र है। तो सवाल है कि तट कहां से आ गया, ये चारों तरफ मैदानी क्षेत्र कहां से आ गया। हमने बताया ना कि हिमालय से जैसे नदियां निकलती हैं तो नदियां क्या ले आती हैं, बालू और मिट्टी। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने टेथी सागर के बचे हुए भूभाग को बालू और मिट्टी से पाट दिया, है ना, तो समतल मैदान बन गया। इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत के पठार से हमने कुछ ही नदियां यहाँ दिखाई हैं, देखिए नदियां निकलती हैं। इसी तरह पश्चिमी तट पर भी, पश्चिमी घाट है ये पर्वत, तो पश्चिमी घाट से बहुत छोटी छोटी सैकड़ों नदियां निकलती हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ से सैकड़ों छोटी छोटी नदियां निकलकर अरब सागर की तरफ बहती हैं, अरब सागर में जल गिराती हैं। तो पश्चिम में बहने वाली नदियों ने और पूर्व में बहने वाली नदियों ने बहुत बड़ी मात्रा में और एक लंबे समय तक बहुत बड़ी मात्रा में बाहर के क्षेत्रों में बालू और मिट्टी का जमाव किया। पठार को काटकर बालू ले आई और मिट्टी ले आई और बाहर के क्षेत्रों में जमाव किया, जिससे समुद्र का पानी पीछे हट गया और वहां पे क्या भर गया, बालू और मिट्टी। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के दोनों तरफ तट पाए जाते हैं, समतल तट। इन समतल तटों का निर्माण नदियों ने बालू और मिट्टी द्वारा किया है, ठीक है। ये 2-4 साल, 100 साल, 1000 साल की बात नहीं है,
ये लाखों साल की बात है, करोड़ों वर्षों की बात है। ये तट एक दो दिन में नहीं बना है। एक कहावत है कि पत्थर पे रस्सी भी अगर आप घिसेंगे तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है लंबे समय तक। तो प्रकृति जब लंबे समय तक अपना काम करती है तो भूदृश्य, यानी जो हमें आंखों से धरती जैसे दिखाई देती है भूदृश्य, तो प्रकृति लंबे समय तक अपना काम करती रहती है और भूदृश्य में इसी तरह परिवर्तन होता रहता है। महाद्वीप टूटते रहते हैं, महाद्वीप जुड़ते रहते हैं, मैदान बनते रहते हैं, समुद्र तट बनते रहते हैं। दुनिया के जितने समुद्र तट दिखाई देते हैं, चाहे अमेरिका के हो चाहे भारत के, इसी प्रक्रिया से बने हैं। नदियों ने पठारी क्षेत्र को काटकर बालू और मिट्टी को बाहरी क्षेत्रों में समुद्र तट के आसपास बिखेर दिया है, जिससे तट बन जाता है समतल। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की दोनों तरफ समतल तट पाए जाते हैं। ठीक है, मुंबई इसी तट पर यहाँ पर बसा हुआ है। मुंबई इस तट पर बसा हुआ है और इस तट पर चेन्नई, विशाखापट्टनम, है ना। इस तट पर मुंबई और कोच्चि और सूरत बसे हुए हैं। इधर विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे शहर बसे हुए हैं। आप समझ गए मैं जो समझाना चाहता था? कल्पना करिए। ठीक है, समझ गए तो बेहतर, वरना आगे जो पढ़ाने वाला हूं वो तो आपके काम का है। तो हमने बताया कि हमने नीले कलर की नदियां बनाई हैं, लाल कलर की पहाड़ियां बनाई हैं, हरे कलर के स्पॉट जो है पठार के अंदर उठे हुए भाग, छोटे पठार बनाए हैं। तो ठीक है, अब आइए प्रायद्वीपीय भारत का पठार को आपने समझ लिया है। अब परीक्षा के लायक जो बातें हैं उनको पढ़ते हैं। अब लिखना है, अब आप लिखना स्टार्ट करिए, अब जहां से बोल रहा हूं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। समझ रहे हैं आप? प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत का पठार हिमालय से बहुत ही प्राचीन है। इसके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के चलते ही टेथिस सागर में जमा करोड़ों वर्षों में टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे में, यहाँ टेथिस सागर था जहां आज मैदान है, तो उस टेथिस सागर में जमा अवसादी चट्टानों में दबाव पड़ा, जिससे उनमें वलन पड़ गया, अर्थात मोड़ पड़ गया, जिससे हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं की रचना हुई। यानी हिमालय बहुत ही नया है और प्रायद्वीपीय पठारी भूखंड बहुत ही पुराना है। तो हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भूखंड अभी भी उत्तर की ओर प्रवाहित है, अभी भी उत्तर पूर्व की ओर ये वाला हिस्सा प्रवाहित है, जिससे हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है, हिमालय अभी भी उठ रहा है। यही कारण है कि हिमालय पर भूकंप आते हैं। यही कारण है कि हिमालय आंतरिक रूप से अस्थिर है, हिमालय अंदर अस्थिर है, इसलिए भूकंप आते हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से पूरी तरह स्टेबल है, स्थिर है। विवर्तनिक मतलब धरती के अंदर जो हलचल होते हैं उन्हें विवर्तनिक गतिविधियां कहते हैं। धरती के अंदर जो हलचल होते हैं उन्हें हम विवर्तनिक गतिविधियां कहते हैं, टेक्टोनिक। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार आंतरिक रूप से पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। यही कारण है कि आमतौर पर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं। एक दो अपवाद हैं, जैसे कि कोयना हो गया, कोयना भूकंप आया था, और एक दो अपवाद हैं, गुजरात के भुज में भूकंप आया था। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर में, अब हम कुछ पहाड़ियों के नाम पहले बताते हैं तब आगे पढ़ाते हैं। ये देखिए दिल्ली की तरफ, यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी आपकी दिल्ली है, यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। दिल्ली से गुजरात, ये गुजरात है, दिल्ली से गुजरात तक जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं अरावली पहाड़ी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी सिरे पर पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत, है ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं तो वहां पे एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत, है ना। लाल रंग का स्पॉट जो दिखाई दे रहा है, तो इसके उत्तर पश्चिमी सिरे पर प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो उत्तर पश्चिमी सिरा है अरावली पर्वत, उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर पठार है, उसके पूर्व में अरावली की पहाड़, सॉरी राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो अब फिर से लिखना स्टार्ट करिए। तो पठारी भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ियां हैं, उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, यानी यह उत्तर में अरावली श्रेणी और राजमहल पहाड़ियों से लेकर
दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अरावली और राजमहल, उत्तर में अरावली और राजमहल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है। मेघालय में शिलांग पठार, शिलांग पठार में 3 पहाड़ियां हैं। हिमालय पढ़ाते समय हमने बीच में बताया था, यहाँ भी चर्चा होगी। जैसे शिलांग पठार पे 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो इन तीनों पहाड़ियों के सम्मिलित क्षेत्र को, आसपास का भी भूखंड उठा हुआ है थोड़ा सा, तो उसे हम शिलांग पठार कहते हैं। तो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि मेघालय का शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये पठार है, इसका उत्तर और पूर्वी विस्तार, यानी ऊपर उत्तर और इधर पूर्वी होता है। तो शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलांग पठार वास्तव में देखा जाए तो राजमहल पहाड़ी का ही पूरब की ओर निकला हुआ भाग है। हमने अभी जब भारत को बनाया था तो ऐसे बनाया था, जो मूल भूखंड हमने बनाया अभी ऐसे बनाया था, है ना। तो मूल भारत ऐसा था, यानी राजमहल पहाड़ी ही पूर्व की ओर बढ़ा हुआ था शिलांग पठार तक। बीच का भाग जो है अवतलित हो गया, बीच का भाग अवतलित हो गया, यानी नीचे धंस गया। बांग्लादेश जहां है, बीच का भाग अवतलित हो गया, नीचे धंस गया। ठीक है। इस नीचे धंसे हुए भाग को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप, नदियां जो बालू और मिट्टी बहाकर लाती है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ निक्षेप। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप ने इस अवतलित भूभाग को भर दिया, जिससे ये मैदानी क्षेत्र बन गया। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश पूरी तरह मैदानी क्षेत्र है। तो अब आप समझ गए शिलांग पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है और राजमहल पहाड़ी का पूरब की ओर निकला हुआ भाग है। बीच का भाग जो अवतलित हो गया है वहां पे गैप बन गया है। इस गैप को हम 2 नाम देते हैं, राजमहल गारो गैप। देखिए यहाँ राजमहल पहाड़ी है, सबसे पश्चिमी श्रेणी को पहाड़ी कौन सी है शिलांग पठार की, गारो, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो इस गैप को हम राजमहल गारो गैप नाम देते हैं या फिर मालदा गैप नाम देते हैं, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्सा, देखिए पठार का उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट कि प्रायद्वीपीय भारत, ये सब कुछ लिखते जाइए जो बोल रहा हूँ, सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी आपसे कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है और बहुत जरूरी है, लिखिए इसे। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी हिस्से का ढाल, यानी पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है, अर्थात गंगा घाटी की तरफ है ना। जैसे कि मान लेते हैं इधर उत्तर है नॉर्थ और इधर साउथ, तो पठार का जो उत्तरी हिस्सा है उसका ढाल किधर है, नॉर्थ की तरफ है, गंगा घाटी की तरफ है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसका ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा और सोन नदियां, चंबल, बेतवा और सोन नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना नदियों में मिल जाती है। नदियां क्या, नदियों का जो बहाव क्षेत्र है, बहाव की दिशा, नदियों की बहाव की दिशा क्या बताती है, नदियों की बहाव की दिशा ढाल की दिशा बताती है। अगर गंगा नदी यहाँ गंगोत्री से निकलकर बांग्लादेश की तरफ बह रही है, इसका मतलब है कि मैदान जो उत्तर भारत का मैदान है, इसका ढाल किधर है, पूरब की तरफ है, तभी तो नदी उधर बह रही है। तो वही मैं कह रहा हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा और सोन नदियां उत्तर में गंगा घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं और गंगा और यमुना नदियों में मिल जाती हैं। चंबल और बेतवा यमुना नदी में मिलती है, सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ, पटना के पास, सोन नदी पटना के पास गंगा नदी मिलती है। ओके। चंबल नदी यमुना में इटावा के पास मिलती है, चंबल नदी यमुना में इटावा के पास मिलती है, यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है। तो अभी हम ढाल बता रहे हैं, उत्तरी हिस्से की ढाल उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट, ये है अरावली पहाड़ी, उसके दक्षिण में मालवा पठार, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत,
विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में ये 3 पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इसे मिटा देते हैं। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में 3 पहाड़ियां जो देख रहे हैं ये सतपुड़ा पहाड़ी है, यानी अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी। ओके, समझाने के लिए था। अब नोट करने लायक बात, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ हो जाता है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ हो जाता है। पूरब की तरफ मतलब ये पठार है, तो इसका ढाल किधर है, इस दिशा में है, ठीक है, ऐसे। ये तट है, पूर्वी तट, ये पश्चिमी तट, और नदियां यहाँ पे निकलती किधर बहेंगी, इस दिशा में बहेंगी। क्यों? क्योंकि पठार के ढाल पूरब की तरफ, आप ढाल देख रहे हैं, ठीक है। वही बता रहा हूं कि सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। समझ आया? सतपुड़ा के दक्षिण में पठार का ढाल पूरब की तरफ है। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम ढाल बता रहे हैं, उत्तर की तरफ ढाल, पूरब की तरफ ढाल। नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, लिखने लायक बात लिखिए, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी है। ध्यान दे रहे हैं? सतपुड़ा, ये हरा वाला जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, ये देखिए हरी वाली बॉर्डर लाइन यहाँ पश्चिम की ओर मुड़ गई है, फिर पूरब की ओर मुड़ी हुई है, फिर देखिए पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है यहाँ पे, फिर पूरब की ओर मुड़ी हुई है और उत्तर में चली गई है। कहने का अर्थ है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे 2 गैप हैं, यानी धंसे हुए क्षेत्र हैं। एक धंसा हुआ क्षेत्र ये है, धंसे हुए अवतलित क्षेत्र को, अवतलित नीचे धंसा हुआ, हम भ्रंश कहते हैं, ठीक है। तो एक भ्रंश सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, देखिए सफेद कलर का जो जोन दिखाई दे रहा है, एक भ्रंश सतपुड़ा के दक्षिण में है और दूसरा भ्रंश सतपुड़ा के उत्तर में है। उत्तर वाले भ्रंश में नर्मदा नदी बहती है, इसलिए उसे नर्मदा नदी का, नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं, नर्मदा भ्रंश घाटी। सतपुड़ा के दक्षिण वाले भ्रंश में तापी नदी बहती है या ताप्ती नदी, इसलिए इसे हम तापी भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी भ्रंश घाटी। तो लिखने वाली बात यह है कि नर्मदा के उत्तर में, सॉरी, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। इन दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है, अर्थात खंभात की खाड़ी की तरफ। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो सागर है सकरा, उसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। तो इन दोनों घाटी, भ्रंश घाटियों का ढाल खंभात की खाड़ी की तरफ है, अर्थात अरब सागर की तरफ है। यही कारण है, सब कुछ लिखते चलिए जो बता रहा हूं, यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढाल किधर है, पूरब की तरफ है, लेकिन नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बह रही हैं। क्यों? क्योंकि भ्रंश, जिस भ्रंश घाटी में बह रही हैं, उस भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम की तरफ है। हमने बताया कि दोनों भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है, खंभात की खाड़ी की तरफ है। यही कारण कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती हैं। समझ आया? ओके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये नर्मदा नदी, ये तापी नदी है ना। तापी नदी के मुहाने से लेकर, अब हम पश्चिमी घाट पर्वत का थोड़ा सा परिचय देंगे। अभी हम सारे पर्वत पठार आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। ये पहले वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि कुछ भी आपके लिए जब हम नए नए टॉपिक पढ़ाऊं तो अचंभा न रह जाए। अभी हम सिर्फ परिचय करा रहे हैं। तो अभी पश्चिमी घाट पर्वत का परिचय क्या है, नोट करिए कि तापी नदी की मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ कार्डामम पहाड़ी तक, ये लाल रंग की जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसका नाम है कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम या
इलायची, कार्डामम या इलायची पहाड़ी इसका नाम है। तो मैंने बोला कि तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ कार्डामम पहाड़ी तक, केरल के कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, जबकि पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। पूर्वी घाट पर्वत नोट करने के लिए नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पूर्वी घाट पर्वत बहुत कटा छटा है, लगातार नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट देखिए लगातार फैला हुआ है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत बहुत कटा छटा है। कैसे? नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं, नदियों ने इसे काट छाट दिया है। नदियां चार ही मैंने दिखाया है, बहुत नदियां हैं यहाँ पे। तो नदियों ने क्या किया, इसे जगह जगह पे काट दिया है, इसलिए निरंतर नहीं रह गया है, जबकि पश्चिमी घाट निरंतर है। तो मैं बताया कि पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। नोट करते चलिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती हैं, जिसके चलते एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाता है। उस पर्वतीय गांठ को हम क्या नाम देते हैं? नीलगिरी पर्वत नाम देते हैं। यह है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। पश्चिमी घाट नीलगिरी के दक्षिण में व्याप्त है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट को अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डामम या इलायची पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम या इलायची पहाड़ी है, ठीक है। जो नीलगिरी पर्वत है, इसका विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरला और केरला के उत्तर में कर्नाटका। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में है। 2500 बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ठीक है। तो अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार का परिचय दिया आपसे। उम्मीद है आप इसे लिख चुके होंगे या लिख रहे होंगे, आगे लिखेंगे। इस परिचय को आप बहुत ही तसल्ली से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस परिचय को अगर आपने लिख कर अच्छे से समझ लिया, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो परिचय दिया, तो यकीन मानिए आगे बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, बहुत ही काम देगा ये। तो ये था प्रायद्वीपीय भारत के पठार का परिचय। अब आइए अलग अलग पहाड़ियों का अध्ययन शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अरावली श्रेणी से। हेडिंग डालिए, अरावली पर्वत या अरावली पहाड़ी। हेडिंग डाल दिया, ओके। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से, यहाँ गुजरात का एक कस्बा है, नाम है पालनपुर। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर और पूर्व की तरफ दिल्ली तक विस्तृत है। अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम में पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक विस्तृत है। लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, ठीक है। दिल्ली में कहां तक विस्तृत है? दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला। अरावली पहाड़ी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की मजनू टीला तक व्याप्त है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली पर्वत का अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है। अरावली की अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली की सर्वोच्च शिखर, अरावली का जो दक्षिणी भाग है राजस्थान में, अरावली का जो दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिणी राजस्थान में अरावली को जरगा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी। और दिल्ली के पास अरावली को दिल्ली रिज, यानी दक्षिणी राजस्थान में इसे जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और दिल्ली के पास इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। अरावली की सर्वोच्च चोटी, जो सर्वोच्च शिखर है अरावली का, राजस्थान में माउंट आबू के पास है, ठीक है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, कहां पर? राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर। माउंट आबू एक अन्य कारण से बहुत फेमस है। वहां पर जैन धर्म के लोगों का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, नाम है दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू में जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, माउंट आबू, ठीक है। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। कभी अरावली प्राचीन काल में बहुत ही विशाल
अवलित पर्वत हुआ करता था, बहुत ही विशाल। लेकिन समय के साथ साथ यह घिस गया, अपरदित हो गया। धूप और बरसात ने इसकी चट्टानों को तोड़ फोड़ दिया और नदी हवा द्वारा चट्टानें बहा ली गई। इस तरह से पहाड़ों का हमेशा क्षय होता रहता है। तो अरावली प्राचीन काल में कभी एक दुनिया का सबसे विशाल वलित पर्वत था। वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में शेष रह गया। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ भाग, अवशिष्ट पर्वत। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है। बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ से देखा आपने, बनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा में पार कर रही है और यहाँ चंबल से मिल जा रही है। ये सारा कुछ नोट करते चलिए, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है बारी बारी। ठीक है, ये हो गया अरावली का अध्ययन। अब अरावली के दक्षिण में एक पठार है, इसे हम कहते हैं मालवा पठार। हेडिंग डालिए, मालवा पठार। पहला पॉइंट, मालवा पठार अरावली के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में, यानी अरावली और विंध्य पर्वतों के बीच में मालवा पठार का विस्तार है। ठीक है, मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। हमने बताया थोड़ी देर पहले कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की तरफ है। तो मालवा पठार का ढाल भी उत्तर की तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट, मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। मालवा पठार का निर्माण यानी ज्वालामुखी का शांत लावा, विस्फोटक नहीं, जो शांत ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे निकलने वाला लावा कई बार अलग अलग परतों में बिछ गया इसके ऊपर। ठीक है, वो लावा जब ठोस होता है तो चट्टान बन जाता है। तो उसी लावा के ठोस होने से जो यहाँ पे पठार बन गया उसे कहते हैं मालवा पठार। यानी मालवा पठार निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें क्या हैं? लावा के जमने से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उसे हम बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। तो मालवा पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ उसमें एक पॉइंट और जोड़ी जो हमने बताया, यही कारण है कि मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। जब चट्टानों का निर्माण लावा से होता है ज्वालामुखी के, तो जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो काली मिट्टी बन जाती है वहां पे। यही कारण है कि मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार से निकलने वाली, देखिए मालवा पठार से 20-25 नदियां निकलती हैं। हम सभी नदियों को यहाँ दिखा नहीं सकते हैं, हमने मुख्य रूप से 2 नदियां दिखाई हैं, चंबल नदी, बेतवा नदी। ठीक है, एक नदी और है यहाँ पे बना ही देते हैं, प्रमुख नदी है काली सिंध। काली सिंध भी यहाँ से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। तो चूंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की तरफ है, यही कारण है कि चंबल, काली सिंध और बेतवा नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। मालवा पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा और काली सिंध नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन, चंबल नदी कहां से निकलती है? मालवा पठार से। काली सिंध और बेतवा नदी कहां से निकलती है? मालवा पठार से। यानी ये तीनों नदियां मालवा पठार से निकलती हैं और गंगा घाटी की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज्यादा अपरदित कर दिया है। चंबल और उसकी अनेकों सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज्यादा अपरदित कर दिया है, अर्थात काट छांट दिया है। इन नदियों ने मालवा पठार को देखिए सामान्य तरीके से नहीं काटा है। नदियां जहां भी, एक तो नदियां रास्ता बदलती रही अतीत काल में, अपना रास्ता बदलती रही हैं, और जब भी जिस रास्ते से बहती हैं मालवा पठार पर, उस पर अपनी पूरी चौड़ाई में नदियों ने गहरी गहरी नालियों का निर्माण कर दिया है। यही कारण है कि चंबल पठार में जब आप जाएंगे तो आपको गहरी गहरी नालियां मिलेंगी, चौड़ी चौड़ी। यानी चंबल पठार पर घाटियों की तरह नीचे धंसे हुए रास्ते मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये है मालवा पठार, ठीक है, मालवा पठार पर बहुत सी ऐसी आकृतियां मिलेंगी। ठीक है, ये क्या बना रहा है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये जो बीच वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, रास्तानुमा, वास्तव में ये मालवा पठार पर गहरा धंसा हुआ भाग है। मालवा पठार पर नदियों द्वारा काटा गया भाग है। मालवा पठार को नदियों ने ऐसे काट काट कर जगह जगह गहरा कर दिया, जिससे लगता है कि मालवा पठार पर गहरी गहरी नालियां बन गई हैं।
नालियां जैसे होती है ना, तो ये गहरी गहरी और चौड़ी चौड़ी नालियां हैं। तो इसके चलते मालवा पठार बहुत बुरी तरह से उबड़ खाबड़ हो गया है। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर इसे समतल रूप में आप देखेंगे ऐसे, तो ऐसे हो गया मालवा पठार। ठीक है, मालवा पठार बहुत ही उबड़ खाबड़ हो गया है। ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं? उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि। ठीक है, उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि या बीहड़ भूमि। तो इसको नोट ऐसे करेंगे, अभी तो हमने समझाने के लिए बताया। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज्यादा अपरदित करके उसे एक बीहड़ भूमि में बदल दिया है या बीहड़ खड्ड में बदल दिया है। खड्ड मतलब यही जो खड्ड बने हैं। आपने पुरानी फिल्मों जो 70-80 दशक की फिल्म होते थे उसमें डाकुओं की फिल्में बहुत ज्यादा बनती थी। तो डाकू कैसे क्षेत्र में रहते थे? डाकू एक अजीब से पठारी क्षेत्र में रहते थे। उस पठारी क्षेत्र में बहुत से रास्ते बने होते थे, टेढ़े मेढ़े। वो रास्ते राज्य सरकार या भारत सरकार ने नहीं बनाए हैं, वो रास्ते नदियों ने बनाया है काट काट कर। जैसे शोले फिल्म में भी आप देखेंगे, डाकू जब पठारों के बीच में घोड़े दौड़ाते हैं तो जिन टेढ़े मेढ़े रास्तों से डाकू गुजरते हैं घोड़े लेकर, वो रास्ते उन नदियों ने ही बनाए हैं। अब आप समझ गए कि किस तरह से नदियों ने पठार को काटा है। आपने ये भी सुना होगा कि चंबल के डाकू क्यों? चंबल में ही क्यों? चंबल इसी क्षेत्र, इसी आकृति के चलते यहाँ छुपने की जगह बहुत ज्यादा है। क्योंकि गलियां यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नालियां बहुत ज्यादा है, उबड़ खाबड़ भूमि है, तो यहाँ पे छुपने की जगह बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि डाकुओं ने मालवा पठार को अपना यानी चंबल घाटी को अपना आश्रय बनाया। उस समय प्रशासन की पहुंच नहीं होती थी, अब प्रशासन की पहुंच हो गई है तो डाकू अब यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत ज्यादा अपरदित करके बीहड़ खड्ड में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, ऐसे अपरदन को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन या नाली अपरदन। ठीक है, ऐसे अपरदन को हम या खड्ड अपरदन, खड्ड, तो ऐसे अपरदन को हम क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन, नाली अपरदन या खड्ड अपरदन। ठीक है, भारत में प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है कि भारत में अवनालिका अपरदन का उदाहरण कहाँ मिलता है? भारत में अवनालिका अपरदन का उदाहरण कहाँ मिलता है? अब आपको जवाब मिल गया, कहाँ? मालवा पठार पर। अवनालिका अपरदन करने वाली भारत में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंबल नदी, चंबल और उसकी सहायक नदियां। ओके। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत के पठार का परिचय, और शुरुआत में मैंने अरावली पहाड़ी और मालवा पठार का विस्तृत परिचय दिया आपसे। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, आज यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा लंबा खींचना ना तो अच्छा होगा और ना ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पूरी तरह से समझ लीजिए। 2 वीडियो और देखिए इसकी मेरे साथ। आप 2 वीडियो और देखेंगे, यकीन मानिए पूरा दक्षिण भारत, विंध्य पर्वत की दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा दक्षिण भारत आपके दिमाग में तब तक घूमेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। तो इसे समझने के लिए 2 वीडियो मेरा और देखिए, बहुत ही अच्छे से प्रायद्वीपीय भारत आपके समझ में आ जाएगा। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अभी आपको भारत के कृषि क्षेत्र पढ़ने हैं, खनिज क्षेत्र पढ़ने हैं, है ना, अभी आपको भारत के उद्योग पढ़ने हैं। तो ये सारा कुछ पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहले भूभाग और भू आकृतियों से बहुत ही ढंग से परिचित हो जाइए। इसके बाद आपके लिए प्रश्नों को, परीक्षा भवन में बैठकर प्रश्नों को हल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं रहेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए। नमस्कार।